Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Nitesh, and today we are going to see the first chapter of Science 1 10th Standard SSC Board Gravitation. Okay, तो ग्रेविटेशन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी फोर्स से ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रेविटी फोर्स होता क्या है। फोर्स क्या होता है? फोर्स बेसिकली होता है पुल, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं पुल कर रहा हूं या फिर उसको पुश कर रहा हूं। मैं किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा हूं, खींच रहा हूं या फिर उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, पुश कर रहा हूं, धक्का दे रहा हूं, तो उसको हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? फोर्स। फोर्स का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट न्यूटन होती है। अगर इसकी मैं सीजीएस यूनिट और एमपीएस यूनिट देखूं तो सीजीएस यूनिट क्या होगा? इसका मास का ग्राम होता है, एक्सेलरेशन का सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसका एमकेएस यूनिट देखो तो एमके ये इसका सीजीएस यूनिट, ये इसका एमकेएस यूनिट। तो मास के लिए एमकेएस यूनिट क्या है? केजी है, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये जो पूरे टर्म को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? न्यूटन। ठीक है, जिसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं ऐसे। ये इसका क्या है? एसआई यूनिट। ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइन। तो डाइन क्या है? सीजीएस यूनिट का दूसरा नाम है, फोर्स के सीजीएस यूनिट का दूसरा नाम है। एमकेएस यूनिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट में न्यूटन। ठीक है, न्यूटन कौन थे? न्यूटन वाज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को न्यूटन ने नाम दिया ग्रेविटेशन फोर्स। लेट्स से यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक स्फीयर है और यहाँ पे एक और स्फीयर है। ये दोनों एक ऑब्जेक्ट है, इनके पास क्या है? मास है इनका। लेट्स से इनके पास मास m1 है, इनका मास m2 है। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को कुछ ना कुछ फोर्स से अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जो F1 M1 मास वाला ऑब्जेक्ट होगा वो M2 मास वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा ऐसे, और M2 मास वाला ऑब्जेक्ट M1 मास वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा ऐसे। मतलब दोनों के बीच में क्या है? कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो इसके पीछे की स्टोरी ऐसे है कि न्यूटन एक ऐसे न्यूटन जो साइंटिस्ट थे वो एक एप्पल के पेड़ के पास बैठे थे, और उन्होंने देखा कि एक एप्पल जो एप्पल है वो नीचे गिरता हुआ उन्होंने देखा। तो उनके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आया कि वो एप्पल ऐसे नीचे ही क्यों गिरा, एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों गिरा। लेट से वो ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन वो ऐसे भी तो गिर सकता था, इधर भी तो जा सकता था, इधर भी जा सकता था, बट वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों गया। ओके, तो उनको बाद में पता चला कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? डाउनवर्ड टू दी वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ क्या कर रहा है? हर एक ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। एट द सेम टाइम ऑब्जेक्ट भी अर्थ को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। बट अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होने की वजह से, उसका मास ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ? उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है और उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अभी एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर सकता है क्या? बिल्कुल, लेकिन अर्थ को अपनी तरफ खींच नहीं सकता। वो अट्रैक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो अप्लाई कर रहा है, लेकिन वो अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा, बिकॉज उसके पास मास बहुत ही कम है कंपेयर टू अर्थ। ओके, तो हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है? कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करता है, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सर्कुलर मोशन, अगर कोई पार्टिकल किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस के अलोंग क्या कर रहा हो? मोशन कर रहा हो, तो उसको हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? सर्कुलर मोशन। पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट मूविंग along the circumference of the circle, circumference of the circle, that means वो क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। एग्जांपल के लिए एक पार्टिकल है, वो किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस के अलोंग क्या कर रहा है? ऐसे मोशन कर रहा है। तो ये पार्टिकल क्या कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। ओके, तो इस पार्टिकल को हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? ये पार्टिकल क्या कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। ओके, अब इसके बाद आता है सेंट्रीपिटल फोर्स।
देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स को समझने से पहले थोड़ा ये देखना पड़ेगा, एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक कार है, ये कार कुछ 20 स्पीड से आगे जा रही है, कुछ 20 स्पीड से आगे जा रही है। मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे खड़ा किया है और आपको मैंने यहाँ पे एक टारगेट दिया कि आप रस्सी की हेल्प से इस कार से एक रस्सी बांधो और आपके हाथ में रस्सी है, या फिर मान लो यहाँ पे ऐसे कुछ सब यहाँ पे फिक्स कर दिया रस्सी में, ठीक है। इनिशियली कार कहाँ जा रहा था, इस डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन ये रस्सी की वजह से क्या होगा, कार ऐसे धीरे धीरे ऐसे घूमने लगेगा, कार ऐसे घूमने लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं रस्सी की हेल्प से उसको क्या कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ सेंटर की तरफ। ये सेंटर है तो सेंटर की तरफ खींच रहा है, इसके लिए इसकी डायरेक्शन पहले ऐसी थी और ये अब ऐसे हो गए। ओके, अगर मैं मान लो किसी इस इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मान लेते हमारा व्हीकल यहाँ पे आ गया, ओके, और यहाँ पे रस्सी है, अभी भी वो रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है। और ये रस्सी इसको क्या कर रही है, सेंटर की तरफ खींच रही है, सेंटर की तरफ क्या कर रही है, कुछ फोर्स से खींच रही है। अगर मान लेते हैं ये रस्सी मैं छोड़ दूं या फिर यहाँ से रस्सी बीच में से कट जाए, तो ये व्हीकल कहाँ जाएगी, ऑब्वियसली यहाँ पे जाएगी, ऐसे इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन में जाएगी कुछ 20 स्पीड से, है ना। ये व्हीकल को अगर मैं यहाँ से रस्सी छोड़ दूं या फिर रस्सी बीच में से कट हो जाए, तो यहाँ पे व्हीकल कैसे जाएगी, सीधा यहाँ से निकल जाएगी। अब वो सर्कुलर मोशन नहीं करने वाली। मतलब अगर मैं यहाँ पे व्हीकल इनकेस यहाँ पे होता, अगर यहाँ पे सेम अगर ये रस्सी यहाँ से ब्रेक हो जाती है, रोप ब्रेक हो जाता, तो व्हीकल अगेन कुछ 20 स्पीड से यहाँ से चला जाता था। मतलब अब इसके बाद जब रस्सी यहाँ पे टूट जाएगी तो ये पार्टिकल, ये व्हीकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करना बंद कर देगा। मतलब सर्कुलर मोशन क्यों करता, बिकॉज ये रस्सी यहाँ पे लगी हुई थी। मतलब कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है, जैसे मान लेते हैं पार्टिकल ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ओके, ऐसा पार्टिकल क्या कर रहा है, यहाँ पे है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी, इस पार्टिकल की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, अलोंग दी टेंजेंट टू दी सर्कल। सर्कल के टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है, किसी भी सर्कल के एकदम एज पे सर्कमफेरेंस से टच करते हुए जो लाइन जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ये इसका सर्कमफेरेंस है, इस लाइन को टच करते हुए जो लाइन जा रही है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो किसी पार्टिकल की जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसकी जो वेलोसिटी डायरेक्शन होगी क्या होगी, अलोंग दी टेंजेंट। तो इस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये वेलोसिटी कैसे लग रही है, अलोंग दी टेंजेंट लग रही है, इसके लिए इसको नाम दिया टेंजेंशियल वेलोसिटी। लेट्स से पार्टिकल यहाँ पे होता तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती थी, यहाँ ऐसे होती थी। मान लेते हैं पार्टिकल ये जो मोशन हो रहा है सर्कुलर मोशन ऐसे इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी किधर होती थी, इधर होती थी, इस डायरेक्शन में। तो हम लोग किसी पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालते हैं, ओके, बाय ड्राइंग द टेंजेंट टू द सर्कल, ओके। तो सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, अभी देखिए ये पार्टिकल जो है, ये जो कार है, व्हीकल है, ये सर्कुलर मोशन क्यों परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज ये सेंटर की तरफ ये रोप इसको खींच रहा है, ओके। मतलब ये अगर ये रुका होता था, अगर ये कार रेस्ट पे होता और मैं इसको यहाँ से खींच रहा, तो कार कहाँ पे आ जाता था, सेंटर की तरफ आ जाता था। मतलब कार के अंदर से इच्छा है कि वो सेंटर की तरफ आ जाए, ओके, लेकिन कार क्यों नहीं आ पा रहा है, कार को तो यहाँ पे रोप के हेल्प से हम लोग खींच रहे हैं, मतलब यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये सेंटर की तरफ आना चाहता है, लेकिन ये क्यों नहीं आ पा रहा है, बिकॉज इसके पास कुछ वेलोसिटी है, कुछ स्पीड है, इसके पास कुछ स्पीड की वजह से क्या कर रहा है, ये आगे नहीं आ पा रहा, वो स्पीड उसको आगे अंदर की तरफ पुल होने नहीं दे रही है, ओके। वो तो इसके वजह से वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। मतलब क्या है, मॉरल क्या है कि जो पार्टिकल है, जो भी सर्कुलर मोशन करता है, उसकी इच्छा होती है कि वो कहाँ पे आएगा, सेंटर पे आने की उसकी इच्छा होती है, बट वो आ नहीं पाता, बिकॉज वो इसके पास क्या होता है, कुछ ना कुछ टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है जो उसको सेंटर की तरफ आने से अपोज करती है, ओके। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स। मतलब जो भी फोर्स पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है और सर्कुलर मोशन करते करते जो सेंटर की तरफ पार्टिकल फोर्स फील करता है, उसी फोर्स को हम लोगों ने क्या नाम दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए सेंट्री मतलब होता है सेंटर, सेंट्री मतलब होता है सेंटर, और पेटल मतलब होता है टुवर्ड्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सीकिंग, टुवर्ड्स सीकिंग हुई। तो सेंटर की तरफ लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का बेसिक मतलब समझा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करेगा तो वो सेंटर की तरफ एक फोर्स फील करेगा, उस फील को हम लोग क्या बोलते हैं, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r। अब ये फोर्स है तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी, क्योंकि हर फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो ये भी फोर्स है तो इसकी भी एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स, उसका फॉर्मूला है mv² अपॉन r।
m क्या है, मास है, v क्या है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल है, और r क्या है, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मान लेते हैं कुछ ये सेंटर है, यहाँ से जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको हम लोग r बोलते हैं। ओके, अब इसके बाद जो हमारा है केपलर्स लॉ, इसका हम पढ़ेंगे केपलर्स के प्लैनेटरी लॉ। केपलर्स लॉ। अब देखिए केपलर्स लॉ पढ़ने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कैसे बिहेव करता है, सोलर सिस्टम का नेचर कैसा है। सोलर सिस्टम उसको बोलते हैं, हमारे स्पेस में एक सन है, सन है, सन के अराउंड बहुत सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, प्लैनेट्स, रॉक्स, एस्ट्रॉइड्स, मून, ये सब क्या करते हैं, सन का अराउंड चक्कर लगाते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं हमारा अर्थ भी है, मून है उसके साथ, तो यहाँ पे मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे प्लैनेट्स और यहाँ पे जितने भी रॉक्स हैं सब क्या करते हैं, सन के अराउंड रेवोल्यूशन करते हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम दिया, सोलर सिस्टम नाम दिया। मतलब सन की जो लाइट, जहां तक सन का इंफ्लुएंस है, सन के पास भी ग्रेविटेशन फोर्स है, सन के पास सबसे ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स हमारा सोलर सिस्टम है। तो सन के जहां तक ग्रेविटी का इंफ्लुएंस होता है उस पूरे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जहां तक सन की ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, जहाँ पे वो इफेक्टिव है। ओके, तो ये हो गया सोलर सिस्टम। तो बेसिकली हमको ऐसा लगता है कि जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं। ओके, हमें ऐसा लगता है सन के अराउंड वो कैसे कर रहे हैं, कैसे मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। बट एक्चुअल में वो सर्कुलर मोशन नहीं करते हैं, वो एलिप्टिकल, ऐसे इलिप्टिकल पाथ में मोशन कर रहे होते हैं। देखिए इलिप्टिकल पाथ क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये कोन है, ये एक कोन है, आइसक्रीम का कोन है। जब कोन को हम लोग ऊपर से देखेंगे तो कोन ऐसे सर्कुलर जैसा दिखेगा। ओके, लेकिन अगर इसी कोन को मैं ऐसे कुछ ऐसे कट कर दूं तो मुझे कौन सा पार्ट मिलेगा, ऐसे कुछ, तो ऐसे पार्ट, ऐसा पार्ट मिलेगा। अब जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो मुझे ये कुछ ऐसे दिखेगा, ओवल शेप का दिखेगा। इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिप्स, एलिप्टिकल शेप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिप्टिकल शेप। अभी सर्कल के पास क्या होता है, एक सेंटर होता है। एलिप्स के पास कोई सेंटर नहीं होता, एलिप्स के पास सेंटर नहीं होता। एलिप्स के पास खाली दो फोकस पॉइंट होते हैं, एक यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे ये मान लेते हैं फोकस F1, ये फोकस F2। मतलब एलिप्स के पास क्या होता है, फोकाइज होते हैं, और एक दो फोकाई होते हैं, एक F1 और एक F2। ठीक है, तो हमको कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए एलिप्स की। अभी केपलर्स का फर्स्ट लॉ देखते हैं। केपलर्स का फर्स्ट लॉ बहुत सिंपल है, पहले डायग्राम बनाते हैं। हमारा ये सन है। ओके, पहला लॉ लिख लेते हैं, फर्स्ट लॉ। The orbit of a planet is an ellipse with sun at one of the foci। देखिए फोकाई और फोकस में फर्क नहीं है ज्यादा कुछ। फोकाई क्या होता है, प्यूरल फॉर्म है फोकस का, और फोकस सिंगुलर फॉर्म है, बस, और कुछ नहीं। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स। जो ऑर्बिट है प्लैनेट का वो सर्कुलर मोशन नहीं, वो क्या है, एलिप्स है। और सन कहां पे होगा उस एलिप्स में, सन एट वन ऑफ द फोकाई, किसी भी एक फोकाई पे होगा। पहले एक एलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं, एक एलिप्स है और इसके पास दो फोकस पॉइंट होंगे। ओके, एलिप्स के पास दो फोकस पॉइंट होंगे, तो उस फोकस पे, किसी भी एक फोकस पे हम लोग सन को ड्रॉ करें। लेट्स से यहाँ पे हम लोग ने सन को ड्रॉ कर लिया, ये हमारा सन है। ओके, तो जितने भी प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग अर्थ, हर एक प्लैनेट क्या करेगा, सन के अराउंड ऐसे एलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करेगा, रेवोल्यूशन मोशन परफॉर्म करेगा। तो यही केपलर ने फर्स्ट लॉ बताया अपना प्लैनेट के बारे में, कि जो प्लैनेट का जो ऑर्बिट होता है वो क्या होता है, सर्कुलर मोशन नहीं होता, क्या होता है, एलिप्स होता है। और सन कहाँ पे होता है, किसी भी एक फोकाई पे होता है। ओके, अभी सेकंड लॉ पे आते हैं। The line joining the planet and sun sweeps
equal area in equal interval of time। देखिए इसका मतलब समझते हैं। मान लेते हैं हमारा प्लैनेट है यहाँ पे अर्थ, ओके। अभी अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब अर्थ और सन का जो डिस्टेंस वो कंटिन्यू क्या होता है, चेंज होता रहता है। मान लेते हैं यहाँ पे जो अर्थ का डिस्टेंस है यहाँ पे ये है। अभी अर्थ कुछ टाइम बाद लेट्स से 20 डेज बाद अर्थ यहाँ पे आ गया। अर्थ क्या आ गया, 20 डेज बाद यहाँ पे आ गया। तो अभी अर्थ वापस से सन से कुछ डिस्टेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। ये 20 डेज के इंटरवल में इसने जितना भी एरिया कवर किया होगा, इसे ये एरिया कवर किया होगा, ओके। उसके बाद अगर मैं कोई और डिस्टेंस देख लूं, मान लेते हैं अर्थ अभी कुछ टाइम बाद यहाँ पे आ गया, कुछ महीनों बाद यहाँ पे आ गया, ओके। फिर अर्थ से यहाँ की जो डिस्टेंस है, सन और अर्थ की जो डिस्टेंस है वो काफी कम है कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, ओके। आफ्टर 20 डेज हमारा अर्थ वापस से यहाँ पे आ गया 20 डेज में, तो इसने डिस्टेंस और कम हो गया। अब अगेन ये कुछ ना कुछ एरिया कवर करेगा, ओके, ये पार्ट। फिर वापस कुछ महीने बाद मैंने अर्थ वापस से नोटिस किया अर्थ को यहाँ पे, और अर्थ का जो डिस्टेंस था यहाँ से ऐसा कुछ था, और वापस 20 डेज बाद वापस से मैंने इसको नोटिस किया, और यहाँ पे ये सन के साथ कुछ ऐसे एरिया स्वीप कर रहा है। तो केपलर ने क्या बोला, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। देखिए सबका जो टाइम इंटरवल है, ये क्या है, टाइम है, 20 डेज क्या है, टाइम है ना। तो सबका टाइम इंटरवल क्या है, सेम है। अगर सबका टाइम इंटरवल सेम है तो सबका एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। मान लीजिए एरिया ए है तो ये भी एरिया ए होगा, ये भी एरिया ए होगा। यही सेकेंड लॉ है, ठीक है। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल, ओके। 10 डेज में जितना एरिया अर्थ यहाँ पे कवर करेगा, 10 डेज में उतना ही एरिया अर्थ यहाँ पे भी कवर करेगा, हर जगह पे, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कवर करेगा, ओके। अभी थर्ड लॉ देखते हैं। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड of revolution is directly proportional to the cube of mean distance the square of time period of revolution is directly proportional to the cube of the mean distance of the line joining the planet and sun। देखिए थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा हमको। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझते हैं टाइम पीरियड क्या होता है। मैं वैसे ये फर्स्ट एंड सेकंड वाला रफ कर देता हूँ, जिससे स्पेस मिल जाएगा। टाइम पीरियड समझते हैं, टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन भी अर्थ को यहाँ से वापस एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के तो यहाँ से ये चक्कर लगा के वापस यहीं पे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे वन रेवोल्यूशन। ये वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो भी टाइम लगा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर टी से, ओके। टाइम पीरियड समझ में आया। उसके बाद अभी ये देखते हैं कि अर्थ और सन के बीच का, इधर कोई भी प्लैनेट हो, हर एक प्लैनेट के लिए एप्लीकेबल है, कोई भी प्लैनेट हो, उसका अर्थ और उसका सन और प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब हर पॉइंट पे डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ओके। तो लेट्स से अगर मुझे डिस्टेंस अलग अलग है, यहाँ पे डिस्टेंस सबसे कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस अलग अलग मिल रहा है, तो मुझे डिस्टेंस अगर मैं अर्थ और सन के बीच में बताऊंगा तो मुझे बताने में थोड़ा डिफिकल्टी होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज डिस्टेंस लेते हैं, एवरेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन भी बोलते हैं, मीन डिस्टेंस, ओके। होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं हमारे क्लास में 60 पर्सन है, 60 लोग हैं,
किस, और मेरे को उस क्लास का वेट, एवरेज वेट कैलकुलेट करना है। एवरेज वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं 10 स्टूडेंट्स को मैं लेता हूँ, एक का वेट है 40, एक का वेट 35, किसी का 60 है, किसी का 55 है, किसी का 50 है। तो ऐसे एग्जांपल, तो कितने नंबर ऑफ पीपल है, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो जो भी तुमको अप्रोक्सीमेटली कुछ होगा, जिसमें बोल सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली 45 केजी क्या होगा, एवरेज वेट आया। तो ये एवरेज निकालने का तरीका है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इस क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज वेट कितना है, 45 केजी। उसी तरह अगर मेरे पास मास, सबका डिस्टेंस अलग अलग है, तो मैं क्या करूंगा, एवरेज डिस्टेंस ले लूंगा अर्थ और सन के बीच में, या फिर प्लैनेट और सन के बीच में। जो एवरेज डिस्टेंस है, या फिर जो मीन डिस्टेंस को हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, आर। मीन डिस्टेंस क्या अज्यूम कर लिया, आर। ओके, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड रेवोल्यूशन is directly proportional to the cube of the mean distance of the line joining the sun and planet. Okay, अभी देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करने का ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे इसने क्या बोला, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड क्या है हमारा t, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये सिंबल होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन देम। क्यूब कितना, क्यूब मतलब मीन डिस्टेंस का क्यूब मतलब आर का क्यूब। ओके, ये रिलेशन देता है थर्ड लॉ। अभी सबको ये नहीं समझ आएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता क्या, इसको समझते हैं हम लोग। ओके, इसको रफ करना पड़ेगा इस पूरे पार्ट को। ठीक है, ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी से। इसका सिंबल क्या होता है, ऐसे अल्फा जैसा होता है। ओके, ये दो तरीके के होता है, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दूसरा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, दोनों का सिंबल क्या होता है, सेम होता है। दोनों का सिंबल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल क्या होता है, सेम होता है। दोनों में देखिए फर्क क्या है। जैसे कि मैं बोलता हूं कि फोर्स का एग्जांपल ले लो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है, किसी बॉडी का वेट जो होता है, मास जो होता है, वेट एंड मास का हम लोग डिफरेंशिएशन बाद में देखेंगे, फिलहाल के समझ सकते हैं मास जो है वेट है। तो किसी बॉडी का जो मास होता है वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, मास हमेशा कांस्टेंट होता है। तो मतलब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स अप्लाई करूंगा वो उतना ज्यादा एक्सेलरेशन करेगा। जैसे मान लेते हैं कार है, कार को जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा वो उतना ज्यादा एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट करने का मतलब क्या होता है, उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा चेंज होती रहेगी, और वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ओके, तो फोर्स अप्लाई करने से क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। अगर फोर्स नहीं अप्लाई करूं तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, अगर फोर्स कम होगा तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। मतलब ऐसे क्वांटिटी को, मतलब क्या, ऐसे रिलेशन को, फोर्स बढ़ाने से एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, फोर्स कम करने से एक्सेलरेशन कम हो रहा है। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है, एक बढ़ रहा था दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा था दूसरा भी कम हो रहा है। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे फोर्स को हम लोग क्या लिखेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो ये क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों सेम न्यूमरेटर में रहेंगे दोनों। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर फोर्स बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। अभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए एग्जांपल लेते हैं स्पीड का। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी देखिए पर्टिकुलर मुझे मान लीजिए यहाँ पे कोई यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये डिस्टेंस मैंने मान लिया कांस्टेंट, ऐसे मान लिया कोई डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस जाना, तो मतलब डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट होगा। अभी देखिए अगर मेरा स्पीड ज्यादा होगा तो ये डिस्टेंस कवर करने में मुझे टाइम कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा, कम लगेगा। अगर मेरा स्पीड कम होगा तो मुझे टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब क्या हुआ, अगर मेरा स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। इनके बीच में जो रिलेशन है, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, दूसरा कम हो रहा है तो दूसरा पहला बढ़ रहा है। तो ऐसे रिलेशन को उन्होंने क्या नाम दिया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। मतलब क्या, स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम होगा, स्पीड कम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। ओके, तो ऐसे ये दो तरीके के प्रोपोर्शनैलिटी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी देखिए मैथमेटिक्स में हम लोग, अगर मुझे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना हो तो, और मुझे यहाँ पे इक्वल साइन लगाना हो, मैथमेटिकली हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं, इक्वालिटी का साइन यूज करते हैं, इक्वल का साइन, ताकि वो हमारे लिए काफी इजी दिखे। ठीक है, अगर मुझे प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इक्वालिटी का साइन लगाना, इक्वल का साइन लगाना, तो इक्वल के साथ मुझे और एक और टर्म इंक्लूड करना पड़ेगा, कांस्टेंट।
कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है, नंबर्स होते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। जैसे हम लोग उसको नंबर्स को कभी कभी नंबर्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं और कभी कभी अल्फाबेट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जो मोस्ट कॉमन कांस्टेंट होता है, मोस्ट कॉमन कांस्टेंट वो होता है के। जब हम लोग कांस्टेंट नहीं पता होता उसका नंबर क्या है, फिर वहां पे कोई स्पेशल कांस्टेंट स्पेसिफाई नहीं किया है, तो हम लोग मोस्ट कॉमन कांस्टेंट क्या यूज करते हैं, के यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को थोड़ा देखते हैं। ये क्या है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अगर यहाँ पे ऐसा होता तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, बट यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो मुझे अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल के साथ एक कांस्टेंट लगाना होगा, मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब। अगर ये आर क्यूब यहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। अभी मुझे यहाँ पे कोई स्पेशल कांस्टेंट नहीं पता, तो यहाँ पे मैं मोस्ट कॉमन कांस्टेंट यूज करूंगा जो है के, तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के। तो ये हमारा केप्लर्स का थर्ड लॉ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप आपको कि पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि ग्रेविटेशन फोर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो एक्चुअल में कितना होता है, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।